हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। इधर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ जहां भारत पर टैरिफ लगाकर अपने घमंड में चूर नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय रुपया न केवल डॉलर की कमर तोड़ने की तैयारी में है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर सुपर पावर को झटका देने के लिए एक बड़ा और बेहद सोचा समझा प्लान भी तैयार कर चुका है। और इसी कड़ी में रुपया इंटरनेशनल बनाने के मिशन पर भारत और रूस ने मिलकर जो रूपरेखा बनाई है, उसे देखकर यही लगता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका के प्रतिबंध भारत और रूस के बीच व्यापार के लिए लगभग बेमतलब हो जाने वाले हैं। क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो भारत और रूस के बीच जो व्यापार है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट अब तक डॉलर बना हुआ था, और उसी डॉलर को उखाड़कर फेंकने की तैयारी लगातार तेज की जा रही है। इसके साथ ही अब तक भारत और रूस के बीच होने वाले व्यापार में किसी विदेशी करेंसी एक्सचेंज के नाम पर करीब 4 से 5% तक का अतिरिक्त खर्च हो जाता था, जिसकी अब सीधी बचत होने जा रही है। और इसी बचत के पीछे रुपए का बड़ा धमाका छुपा हुआ है। तैयारी इस बात की भी है कि भारत और रूस के बीच होने वाले इस व्यापार में अब न अमेरिका, न यूएई और न ही चीन की किसी भी करेंसी का कोई इंटरफियर रह पाए, और इसी दिशा में ठोस कदम उठाए जा चुके हैं। वहीं भारत इस पूरे मौके का इस्तेमाल रूस के भीतर ताबड़तोड़ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए करने वाला है, और इसके लिए पहले से ही 300 से ज्यादा प्रोडक्ट की एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिन्हें भारत आंधी तूफान की रफ्तार में रूस भेजने वाला है। लेकिन असली खेल तब शुरू होगा जब दोनों देशों के व्यापार में रुपए का इस्तेमाल जमीनी स्तर पर शुरू होगा, और इसमें जो बदलाव तय किए गए हैं, अगर वे पूरी तरह लागू हो जाते हैं तो यकीन मानिए, भारत रूस व्यापार में जो घाटा भारत के खिलाफ जाता रहा है, उसे काफी हद तक सुधारा जा सकता है, और भारत रूस के बाजार में जोरदार तरीके से अपनी पकड़ बना सकता है। इसी के साथ भारत और रूस के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जो अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप को झटका देने वाला कदम माना जा रहा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने रूस की कई तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन इसके बावजूद रूस की कई ऐसी तेल कंपनियां हैं जिनके साथ भारत लगातार डील कर रहा है। और इसी को लेकर कुछ समय पहले एक बेहद धमाकेदार खबर सामने आई थी, जिसका खुलासा आज किया जा रहा है। जहां भारतीय बैंकों ने रूसी तेल को लेकर जो मन बनाया है, वो सीधे सीधे भारत को बम्पर फायदा दिलाने वाला है। भारतीय बैंकों ने लेन देन के लिए अब अमेरिकी डॉलर को बाईपास करना शुरू कर दिया है, और पहले इसे सीधे दिरहम या युआन में ट्रांसफर किया जा रहा है, और फिर धीरे धीरे इसे रुपया रूबल में कन्वर्ट करने पर काम तेज हो चुका है। और ये खेल भारत रूस के उन तेल कंपनियों के साथ खेलने जा रहा है जिन पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगे हैं। देखिए, रूसी तेल खरीदने के मामले में भारत के बैंक बेहद सतर्क हैं। भारत की रिफाइनरियां हर कदम बहुत सोच समझ कर उठा रही हैं, ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों से बचते हुए फायदा कमाया जा सके और भारत को रणनीतिक रूप से और मजबूत किया जा सके। और यहीं पर पूरी कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है जहां आगे क्या होने वाला है, ये संकेत तो साफ हैं, लेकिन सस्पेंस अभी पूरी तरह बरकरार है। अब देखिए, रूस न केवल भारतीय रुपए को इंटरनेशनल बनाने में भारत की खुलकर मदद कर रहा है, बल्कि आप सभी जानते हैं कि वही रूस भारत को सस्ती ऊर्जा भी लगातार उपलब्ध करा रहा है। और इसी के साथ अब एक और खबर सामने आ रही है, जो सीधी भारतीय वायुसेना से जुड़ी हुई है, क्योंकि रूस ने एक बार फिर भारत के सामने एक जोरदार ऑफर रख दिया है। दरअसल रूस किसी भी कीमत पर भारत को सुखोई 57 बेचना चाहता है, और इसी मकसद को साफ करते हुए सुखोई 57 बनाने वाली कंपनी के सीईओ ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जो इस पूरे सौदे को एक नए मोड़ पर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस बार बार भारत को यह याद दिला रहा है कि वो सोर्स कोड देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि इस लड़ाकू विमान का डिजाइन ऐसा है कि आने वाले 4 से 5 दशक तक भारत को किसी भी तरह की बड़ी तकनीकी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और सोर्स कोड मिलने के बाद भारत अपने स्वदेशी हथियारों को भी इस लड़ाकू विमान में आसानी से फिट कर पाएगा। और अब आगे ये जानना दिलचस्प होगा कि इस हथियार को लेकर रूस की तरफ से भारत को कौन से नए ऑफर दिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि भारत और रूस ने मिलकर रुपए को कैसे इंटरनेशनल करना शुरू कर दिया है। तो वैश्विक प्रतिबंधों के तूफान के बीच भारत और रूस एक नई आर्थिक स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी में है। कहानी का केंद्र है रुपया और रूबल।
भारत अब मासिक आधार पर सेमी फ्लोटिंग रुपया रूबल एक्सचेंज रेट पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत और रूस के बीच व्यापार में रुपया और रूबल की कीमत रोज रोज बाजार के उतार चढ़ाव पर तय नहीं होगी, बल्कि हर महीने एक तय दायरे में समायोजित की जाएगी। सेमी फ्लोटिंग सिस्टम में एक्सचेंज रेट पूरी तरह फिक्स भी नहीं होता और पूरी तरह खुला भी नहीं रहता। इसमें दोनों देशों के केंद्रीय बैंक बाजार के ट्रेंड को देखकर महीने के लिए एक व्यावहारिक दर तय करते हैं, जिससे व्यापारियों को स्थिरता मिलती है, भुगतान में अनिश्चितता कम होती है और डॉलर या किसी तीसरी मुद्रा पर निर्भरता घटती है। ये व्यवस्था खास तौर पर बड़े आयात निर्यात सौदों में लागत और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है। इसका मकसद है द्विपक्षीय व्यापार को नई रफ्तार देना और डॉलर पर निर्भरता को और कम करना। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण डॉलर और यूरो आधारित भुगतान चैनल जटिल हो चुके हैं। ऐसे में लोकल करेंसी सेटलमेंट भारत की रणनीतिक जरूरत बन चुकी है। ये पहल केवल व्यापार नहीं, बल्कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में भी बड़ा कदम मानी जा रही है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक डायरेक्ट रुपया रूबल एक्सचेंज से विदेशी मुद्रा रूपांतरण की लागत में 4 से 5% तक की बचत हो सकती है। अभी थर्ड करेंसी जैसे यूएई दिरहम या युआन के जरिए भुगतान किया जाता है। इससे लागत बढ़ती है और समय भी लगता है। डायरेक्ट एक्सचेंज रेट से ये बोझ कम होगा। इस व्यवस्था के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और रूसी सेंट्रल बैंक के बीच तालमेल जरूरी होगा। दोनों देशों के नियामक इस फ्रेमवर्क पर पहले से चर्चा कर रहे हैं। हाल के उच्च स्तरीय संपर्कों के बाद इस प्रस्ताव ने गति पकड़ी है। भारत रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल आयात करता है। यही वजह है कि द्विपक्षीय व्यापार का संतुलन रूस के पक्ष में झुका हुआ है। साल 2025 के वित्त वर्ष में कुल व्यापार लगभग 68.7 अरब डॉलर तक पहुंचा। भारत का निर्यात 5 अरब डॉलर से भी कम रहा, जबकि आयात लगभग 64 अरब डॉलर के आसपास रहा। इस अंतर के कारण रूसी वॉस्ट्रो खातों में हर साल अरबों रुपए जमा हो जाते हैं, जिनका उपयोग मुश्किल हो जाता है। यही असंतुलन पहले रुपया सेटलमेंट व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी रहा है। रूसी तेल के भुगतान में युआन की मांग भी सामने आती रही है। रूस चाहता है कि उसके फंसे हुए रुपयों का कोई व्यावहारिक समाधान निकले। इसी पृष्ठभूमि में डायरेक्ट रुपया रूबल रेट की चर्चा फिर तेज हुई। साल 2024 में दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों ने इस दिशा में तकनीकी बातचीत शुरू की थी। प्रस्ताव का मूल विचार यह है कि एक्सचेंज रेट को किसी तीसरी मुद्रा से जोड़ा न जाए। इससे वित्तीय संप्रभुता मजबूत होगी और प्रतिबंधों का असर सीमित किया जा सकेगा। भारत इस मौके को अपने निर्यात बढ़ाने के अवसर के रूप में देख रहा है। रूस का कुल आयात बास्केट लगभग 200 अरब डॉलर का है। इसमें ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यही वे सेक्टर हैं जहां भारत प्रतिस्पर्धी है। सरकार का मानना है कि अगर भारतीय कंपनियां आगे बढ़े तो व्यापार घाटा कम किया जा सकता है। नियामक ढांचा आसान किया जा रहा है ताकि रुपया आधारित व्यापार सुचारू हो। हालिया सुधारों के तहत जमा रुपयों के उपयोग के दायरे को भी बढ़ाया गया है। हालांकि चुनौतियां अभी बाकी हैं। रूसी बैंकों के साथ लेन देन में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसी प्रक्रियाएं समय लेती हैं। कुछ बहुराष्ट्रीय बैंक प्रतिबंधों के डर से भुगतान स्वीकार करने से हिचकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट में देरी से निर्यातकों की परेशानी बढ़ती है। इंडियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर संगठन ने साफ कहा है कि एक मजबूत और भरोसेमंद डायरेक्ट रुपया रूबल मैकेनिज्म की सख्त जरूरत है। यही व्यवस्था भारत रूस आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई दे सकती है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार और कूटनीति एक ही धागे में उलझते नजर आ रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले तक बैंक किसी भी रूसी कार्गो के भुगतान से दूरी बनाए हुए थे। अब तस्वीर बदल रही है और भारत ने सावधानी के साथ आगे बढ़ने का रास्ता चुना है। भारतीय बैंकों ने भुगतान के लिए नई व्यवस्था तैयार की है। इस व्यवस्था के तहत लेन देन अमेरिकी डॉलर से हटकर संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम और चीन की मुद्रा युआन में किया जा सकता है और फिर बाद में इसे रुपए और रूबल में किया जा सकता है। इसका मकसद प्रतिबंधों के दायरे में आए बिना ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखना है। बैंक और रिफाइनरी कंपनियां अब हर सौदे में ये जांच कर रही हैं कि तेल कहां उत्पादित हुआ है और उसे लाने वाले जहाज़ों का पूरा इतिहास क्या रहा है। जहाज से जहाज ट्रांसफर की भी गहन पड़ताल की जा रही है ताकि किसी भी ब्लैकलिस्टेड इकाई से संबंध सामने न आए। अमेरिका द्वारा रॉसनेफ्ट, लुकोइल, गाज़प्रोम नेफ्ट और सरगुट नेफ्ट गैस जैसी बड़ी रूसी कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने दिसंबर की डिलीवरी के लिए कई ऑर्डर रोक दिए थे। इसके बावजूद रूस का यूराल्स ग्रेड कच्चा तेल अब ब्रेंट बेंचमार्क के मुकाबले लगभग $60 प्रति बैरल सस्ता हो गया है। कुछ समय पहले यही छूट लगभग $3 थी। कीमत में बढ़ी ये कटौती भारतीय रिफाइनरियों के लिए बड़ा आकर्षण बन गई है। ऊर्जा जरूरतों और लागत दबाव के बीच सस्ता तेल एक अहम विकल्प के रूप में उभरा है। बैंक और रिफाइनरी कंपनियां ये भी जानती हैं कि जरा सी चूक से भुगतान फ्रीज हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या सेकेंडरी प्रतिबंधों का खतरा पैदा हो सकता है।
इसी वजह से हर सौदे में अतिरिक्त समय और जांच लगाई जा रही है। इस सख्ती के बावजूद उम्मीद की जा रही है कि रूस से भारत की ओर आने वाला तेल प्रवाह पूरी तरह बंद नहीं होगा। यूक्रेन युद्ध के बाद जिस व्यापार ने भारत को रूस का सबसे बड़ा समुद्री कच्चा तेल ग्राहक बनाया था, वो अब नए नियमों और नई शर्तों के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है। अब जानते हैं कि रूस ने भारतीय वायुसेना के लिए कौन सा चौंकाने वाला नया ऑफर दिया है। तो भारतीय वायुसेना के भविष्य को लेकर एक बेहद अहम और रणनीतिक मोड़ सामने आया है। रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के Su-57E स्टेल्थ फाइटर को लेकर भारत के सामने ऐसा ऑफर रखा है जिसने रक्षा हलकों में हलचल तेज कर दी है। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने साफ कहा है कि ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए केवल एक विमान नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। कंपनी का दावा है कि Su-57E की डिजाइन लाइफ 40 से 50 साल तक की है। इसका मतलब है कि ये फाइटर आने वाली कई पीढ़ियों तक भारतीय आसमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा सकता है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के अनुसार Su-57E को इस तरह तैयार किया गया है कि ये बदलते युद्ध क्षेत्र के साथ खुद को ढाल सके। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी ओपन आर्किटेक्चर डिजाइन है। इस डिजाइन के जरिए बिना बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव के नए हथियार और सेंसर आसानी से जोड़े जा सकते हैं। इससे मिड लाइफ अपग्रेड पर आने वाला भारी खर्च काफी हद तक कम हो जाता है। यही वजह है कि इस फाइटर को टेक्नोलॉजिकली अप टू डेट रखना आसान हो जाता है। रूस का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म आने वाले समय में उन क्षमताओं को भी शामिल करेगा जो अभी छठी पीढ़ी के कॉन्सेप्ट से जुड़ी मानी जाती हैं। इस पूरे प्रस्ताव का सबसे चौंकाने वाला पहलू सोर्स कोड तक पहुंच की पेशकश है। दिसंबर 2025 में हुए भारत रूस शिखर सम्मेलन से पहले रूसी अधिकारियों ने यह संकेत दिया कि भारत को एयरक्राफ्ट के सोर्स कोड तक एक्सेस दिया जा सकता है। इससे भारतीय वायुसेना अपने स्वदेशी हथियारों को इस फाइटर में पूरी तरह इंटीग्रेट कर सकेगी। रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसे भारतीय हथियार Su-57E का हिस्सा बन सकते हैं। ये कदम आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई दे सकता है। रूसी कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वादिम बडेखा ने दावा किया है कि ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की जरूरतों को अगले 4 से 5 दशक तक पूरा कर सकता है। भारत की तरफ से फिलहाल कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं, फिर भी रूस लगातार इस जेट को भारत के लिए आदर्श विकल्प बताने में जुटा है। Su-57E को मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग रोल के लिए भी तैयार किया गया है। इस भूमिका में पायलट मिशन कमांडर बनकर साथ उड़ रहे ड्रोन के झुंड को निर्देश देगा। मानव चालित विमान दुश्मन के एयर डिफेंस से सुरक्षित दूरी बनाए रखेगा और ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करेंगे। ये मॉडल भविष्य के हवाई युद्ध की तस्वीर बदल सकता है। रूस का यह ऑफर केवल एक फाइटर डील नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना के अगले कई दशकों के रोड मैप की झलक भी देता है। Su-57 एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार से बच निकलने की क्षमता के साथ तैयार किया गया है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन एक साथ अंजाम दे सकता है। इसमें सुपर क्रूज क्षमता है, यानी ये बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इस विमान में एडवांस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, मल्टी स्पेक्ट्रम सेंसर और शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए गए हैं। ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ये दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ लगातार डेटा साझा कर सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।